हे एवरीवन, वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइस, आज यहाँ पे हम स्टार्ट करें आपकी यूनिट 9 जो यहाँ पे रहने वाली ओवर द काउंटर मेडिकेशंस। अब देखिए, ओवर द काउंटर मेडिकेशंस हमारी क्या होती हैं, इनको फुल डिटेल में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे चल रहा है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, जो कि डिफार्मा सेकेंड ईयर का है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो आज यहाँ पे यूनिट 9 हम आपकी स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे यूनिट 7 है, तो इसके बाद हमारे यहाँ पे यूनिट 8 आनी चाहिए थी, लेकिन आपके सिलेबस में यहाँ पे 9 दी हुई है। तो आप चाहें तो यहाँ पे इसको 8 कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे इसको 9 भी रहने दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा मेन फोकस होना चाहिए, हमें यहाँ पे स्टडी क्या करना है। यूनिट वगैरह आपके एग्जाम में इस तरह से नहीं आता है, एग्जाम में आपके टॉपिक पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे इनको देख लेते हैं। अब देखिए, एक तरह से ओवर द काउंटर मेडिकेशन, साथ में इनको शॉर्ट में कहते हैं ओटीसी मेडिकेशन। तो एग्जाम में आपसे दोनों नाम से पूछा जा सकता है, ओवर द काउंटर मेडिकेशन, एक तरह से ओटीसी मेडिकेशन। तो एक तरह से इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, तो दोनों को आपको माइंड में रखनी है। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में आता है लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन है क्या, तो उस तरह से आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आज एक तरह से इसकी डेफिनेशन, ये ओटीसी मेडिकेशन हमारी क्या होती है, साथ में नीड एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन ओटीसी मेडिकेशन। और यहाँ पे हम देखेंगे ओटीसी मेडिकेशन इन इंडिया, वो काउंसलिंग फॉर ओटीसी प्रोडक्ट। ठीक है, हमारा जो यहाँ तक ये सिलेबस है, इसको आज के वीडियो लेक्चर में डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, थोड़ा सा इनके बारे में हम बेसिक जान लेते हैं, जिससे इतना तो हमें यहाँ पे क्लियर हो जाए क्या हमें यहाँ पे स्टडी करना है। तो देखिए, ओटीसी मेडिकेशंस, जिनको हिंदी में हम कहते हैं बिना पर्चे की दवाएं। अब देखिए, पर्चा जिसको यहाँ पे हम कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन, तो प्रिस्क्रिप्शन हमारे क्या होता है, पीछे हमने डिटेल में आपको ये पढ़ाया हुआ है। तो सीधा हम कह सकते हैं वो हमारी सारी मेडिकेशन, हमारी दवाइयाँ जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कहीं से भी हम ले सकते हैं, उन्हीं को यहाँ पे हम कहते हैं ओवर द काउंटर यानी ओटीसी मेडिकेशन। अब देखिए, एक तरह से आपको समझ में आया होगा, लेकिन अब भी आपको समझ में नहीं आया तो चलिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिससे आपको और भी यहाँ पे ये क्लियर हो जाए। तो देखिए, इस तरह से यहाँ पे हम समझेंगे, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे पेशेंट हैं, यानी मान लीजिए आपको कोई बीमारी वगैरह होगी, आप सीधे डॉक्टर के पास गए, तो आपको बीमारी क्या है, थोड़ी सी ज़्यादा है। उस कंडीशन में क्या होता है, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन बनाता है, आपकी जो एक तरह से बीमारी है उससे रिलेटेड वहाँ पे दवाइयाँ लिखता है। तो सीधा आप क्या करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन ले जाके आप दे देते हैं। तो एक तरह से मान लीजिए क्लिनिक है, वहाँ पे खुद की उनकी क्या मेडिकल स्टोर वगैरह, वहाँ पे आप दे देंगे, फार्मेसी पर आपको दवाइयाँ मिल जाएंगी। एक तरह से हमारे बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, उनकी खुद की फार्मेसी होती है, तो वहाँ से आपको दवाइयाँ मिल जाती हैं। तो ये तो एक तरह से हमारी होगी यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। तो हमारी एक तरह से ओवर द काउंटर ओटीसी मेडिकेशन के अंडर में ये नहीं आएंगी। दूसरा हमारे यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए आपको कुछ बीमारी वगैरह हो गई, जैसे नॉर्मल से हमारी बीमारियाँ होती हैं, जैसे बीमारी हम पूरी हम उनको नहीं कह सकते, जैसे आपको मान लीजिए हेडेक हो रहा है, सर दर्द वगैरह हो रहा है, आपको पेट दर्द वगैरह हो रहा है, काफ़ी कंडीशन ऐसी होती है जिसमें क्या होता है, थोड़ा सा फीवर वगैरह महसूस होता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, किसी भी यहाँ पे एक तरह से ड्रग स्टोर पर जाते हैं, किसी भी कम्युनिटी फार्मेसी वगैरह पर जाते हैं और वहाँ पर खुद ही दवाइयाँ ले लेते हैं। यानी ये जो हमने यहाँ पे दवाइयाँ ली हैं, इसमें हमें कोई भी एक तरह से प्रिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, एक तरह से बिना प्रिस्क्रिप्शन के हमने दवाइयाँ ले ली। तो इनको एक तरह से हम कहेंगे ओटीसी मेडिकेशन, यानी एक तरह से खुद से अपनी बीमारी को पता करना और एक तरह से खुद से मतलब दवाइयाँ ले लेना, कहाँ पे, फार्मेसी ड्रग स्टोर पे जाके विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के। तो उनको यहाँ पे हम कहते हैं ओवर द काउंटर मेडिकेशन। लाइक जैसे आप पीसीएम किसी ड्रग स्टोर फार्मेसी से ले लेते हैं, खुद ही खा लेते हैं, तो एक तरह से वो क्या है, ओटीसी मेडिकेशन है। हमारी आइबुप्रोफेन वगैरह होती है, साथ ही हमारी बहुत टाइप के एंटासिड वगैरह होते हैं, गैस वगैरह बननी है, आप सीधा गए, आपने ओमेप्राजोल वगैरह एंटासिड लिया, खुद खा लिया, तो उस कंडीशन में आपने बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई ली है, तो एक तरह से ओटीसी मेडिकेशन के अंडर में हमारी दवाइयाँ आएंगी। तो सीधा हम कह सकते हैं, एक तो हमारी कुछ ऐसी ड्रग होती है जो प्रिस्क्रिप्शन के अलावा आपको नहीं मिलती हैं, तो वो ओटीसी मेडिकेशन के अंडर में नहीं आएंगी। वो सारी दवाइयाँ जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप कहीं से भी फार्मेसी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं, वो हमारी ओवर द काउंटर मेडिकेशंस में आती हैं। आई थिंक आपको थोड़ा सा यहाँ पे पता चला होगा क्या यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं। अब चलिए यहाँ पे इनको देख लेते हैं, जिससे आपको और भी यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो देखिए, ओवर द काउंटर मेडिकेशन लेते हैं इसकी डेफिनेशन। अब देखिए, डेफिनेशन में वही सारा हमारे रहने वाला है जो अभी हमने आपको बताया है। जैसे ओटीसी ड्रग्स आर दोज ड्रग्स विच आर सेफ एंड इफेक्टिव फॉर यूज बाय द जनरल पब्लिक विदाउट ए डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। देखिए क्या होती है, हमारी जो ओटीसी मेडिकेशन होती हैं, ये हमारी वो दवाएं होती हैं जो एक तरह से सेफ होती हैं और इफेक्टिव होती हैं। किसके लिए, यूज़ के लिए, जो एक तरह से यूज़ की जाती हैं बाय द जनरल पब्लिक विदाउट ए डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। यानी ओटीसी मेडिकेशन लेने के लिए किसी भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत यहाँ पे नहीं होती है, साथ ही हमारी जो जनरल पब्लिक होती है उसके थ्रू ही यूज़ की जाती हैं। देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है यहाँ पे सेफ एंड इफेक्टिव। तो काफ़ी सारी कंडीशन ऐसी होती है जिसमें एक तरह से हमारी ये एडवर्स रिएक्शन, एक तरह से साइड इफेक्ट वगैरह भी कॉज कर जाती हैं, लेकिन साइड इफेक्ट इनके कम देखने को मिलते हैं, फ़ायदे हमारे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो एक तरह से हमने इनको सेफ और इफेक्टिव यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए और हम देख लेते हैं, दे आर आल्सो नोन एज नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। देखिए, बिना प्रिस्क्रिप्शन के हमारी दवाइयाँ मिल रही हैं, इसलिए इनको नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के नाम से भी हम जानते हैं। चलिए और हम देख लेते हैं, फ्यू ओटीसी ड्रग रिलीफ्स। एक तरह से देखिए हमारी जो दवाइयाँ होती हैं, तो अभी हमने आपको बताया, जैसे मान लीजिए हल्का फुल्का दर्द वगैरह हो रहा है, पेन वगैरह हो रहा है, खुजली वगैरह हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इन दवाइयों को हम
ले लेते हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन। अब चलिए यहाँ पे हम थोड़े से एग्जांपल देखने वाले हैं ओटीसी मेडिकेशंस के बारे में। अब देखिए हमारी ये ओटीसी मेडिकेशन है, आपको सभी पता भी होंगे क्योंकि हमारी जनरल यूज़ के लिए होती हैं। साथ में हम कह सकते हैं बहुत लोग ऐसे होते हैं घर पे भी एक्स्ट्रा में लेके इनको रख लेते हैं, जिससे क्या होता है समटाइम हल्का फुल्का सर दर्द होता है तो खुद लेके खा लेते हैं। तो इस तरह से हमारी ये होती हैं। जैसे हमारी पेन किलर में हमारी एक नॉर्मल है यहाँ पे आइबुप्रोफेन। क्या होता है कुछ लोग पीसीएम वगैरह रख लेते हैं, आइबुप्रोफेन वगैरह रख लेते हैं, तो हमारी नॉर्मल दवाइयाँ होती है जो ओटीसी मेडिकेशन के अंडर में आती हैं। साथ में यहाँ पे डिकॉन्जेस्टेंट एक तरह से क्या होता है हमारे को सर्दी वगैरह खांसी वगैरह हो जाती है उसकी दवाइयाँ होती हैं। साथ में एंटी फंगल क्रीम, देखिए क्या होता है दांत का खुजली वगैरह हो जाती है, फंगस वगैरह हो जाता है, उसमें क्या होता है लोग खुद से क्रीम वगैरह खरीद लेते हैं मेडिकल स्टोर वगैरह से, फार्मेसी से, खुद ही एक तरह से उनको यूज़ कर लेते हैं। और हम इसमें देख लेते हैं जैसे हमारे लेग्जेक्टिव्स वगैरह होते हैं, कॉन्स्टिपेशन वगैरह उस कंडीशन में ले लेते हैं। साथ में यहाँ पे एंटीपायरेटिक जैसे हमारी पीसीएम, तो देखिए पीसीएम जो है हमारा बहुत ही कॉमन साल्ट है, जैसे हमारा पीसीएम साथ में आइबुप्रोफेन, तो हमारे इतने कॉमन साल्ट है कोई भी बंदा एक तरह से इनको लेके मेडिकल स्टोर से आ लेता है। साथ हमारे एक्ने क्रीम्स क्या होता है खुजली वगैरह मुहासे वगैरह की जो हमारी क्रीम होती है, यानी एक्ने मीन्स यहाँ पे मुहासे, फेस वगैरह पे मुहासे वगैरह हो जाते हैं, गर्ल्स वगैरह को क्या होता है वो नॉर्मल लेके यूज़ कर लेती हैं। साथ ही में हमारी यहाँ पे सनस्क्रीन, तो देखिए कुछ हमारी क्या है ये ओटीसी मेडिकेशंस होती हैं, तो आई थिंक आपको यहाँ पे ये समझ आई होंगी। देन चलिए इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं नीड एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन ओटीसी मेडिकेशन डिस्पेंसिंग, यानी एक तरह से जो फार्मासिस्ट होते हैं तो उनकी क्या नीड होती है, साथ में क्या उनका रोल होता है कहाँ पे ओटीसी मेडिकेशन डिस्पेंसिंग। तो सीधा आप इस तरह समझिए, मान लीजिए आपको सर दर्द हो रहा है तो आप सीधा कहाँ पे जा रहे हैं भाई, या आप मेडिकल स्टोर पर जा रहे हैं या आप एक तरह से फार्मेसी पर जा रहे हैं, तो वहाँ पे कौन होता है फार्मासिस्ट होते हैं। तो एक तरह से क्या उनका रोल है यहाँ पे ओटीसी मेडिकेशन को डिस्पेंसिंग करने में, इनको यहाँ पे हम देखने वाले हैं। जैसे चलिए फर्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, फार्मासिस्ट आर द पर्सन होम पीपल कॉन्टैक्ट फॉर ओटीसी मेडिकेशन जनरली। तो आप किसी मेडिकल स्टोर पे या कम्युनिटी फार्मेसी पे जा रहे हैं तो भाई आप डायरेक्टली किससे कॉन्टैक्ट करते हैं, एक तरह से फार्मासिस्ट से, और एक तरह से वही क्या करता है आपको ओटीसी मेडिकेशन प्रोवाइड करता है, उनको वहाँ पे डिस्पेंसिंग है। तो एक तरह से फार्मासिस्ट हमारा वो पर्सन होता है जिससे आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करते हैं एक तरह से ओटीसी मेडिकेशन लेने के लिए। चलिए और हम देख लेते हैं, द फार्मासिस्ट शुड राइज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ओटीसी मेडिकेशन सेफ्टी करेक्ट यूजेस स्टोरेज एंड डोजेस। अब देखिए यहाँ पे समझने वाला पॉइंट है, मान लीजिए आपको सर दर्द हो रहा है, आप सीधा कहाँ पे गए, एक मेडिकल स्टोर या कम्युनिटी फार्मेसी पे गए, तो वहाँ पे सीधा सीधा आपने जाके क्या किया ओटीसी मेडिकेशन ले ली। तो जब आप ओटीसी मेडिकेशन वहाँ से ले रहे हैं तो जो फार्मासिस्ट एक तरह से आपको वहाँ पे ओटीसी मेडिकेशन दे रहा है, तो वहाँ पे एक तरह से उसका वो रोल है, यानी उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि वो आपको बताए जो आप ओटीसी मेडिकेशन ले रहे हैं कैसे सेफली तरीके से आपको उसको यूज़ करना है। साथ में यहाँ पे उसकी स्टोरेज का रेंज, यानी कैसे आप उसको घर पे ले जाके रखें। कुछ दवाई ऐसी होती है लो टेम्परेचर पर रखी जाती है, कुछ एक तरह से जैसे हमारे हाई टेम्परेचर पे, ज़्यादा टेम्परेचर पे, और साथ ही में डोज कितनी डोज में आपको उसको लेना है। वह मान लीजिए आपको सर दर्द हुआ, सीधा आप मेडिकल स्टोर पर गए, आपने दवाई ली, उसको खा ली, लेकिन आपको करेक्ट डोज नहीं पता था आपकी एज या बॉडी वेट के हिसाब से कितनी आपको लेनी है। तो एक तरह से रोल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है फार्मासिस्ट की कि वो आपको यहाँ पे उसको बताए। चलिए इसमें थर्ड हम देख लेते हैं, व्हेन ए पेशेंट सीक्स एडवाइस ऑन ओटीसी ड्रग्स फार्मासिस्ट शुड टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच द पेशेंट ऑन नेसेसिटी ऑफ यूजिंग दैम करेक्टली। तो देखिए यहाँ पे सीधा कहने का मतलब है, मान लीजिए कोई पेशेंट है वो सीधा कहाँ पे जा रहा है, एक फार्मेसी पे जा रहा है, और वहाँ पे एक तरह से वो एडवाइस लेना चाहता है किसके बारे में, एक तरह से ओटीसी मेडिकेशंस के बारे में। तो सीधा हम कह सकते हैं यहाँ पे जो फार्मासिस्ट है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ पे एक तरह से वो टीच करे किसको, पेशेंट को, एक तरह से किस बारे में टीच करेगा कि एक तरह से ओटीसी जो मेडिकेशन है कैसे उनको लेना है, कितनी डोज में लेना है, किस तरीके से उनको एडमिनिस्टर करना है। तो देखा जाए हमारे यहाँ पे सारे पॉइंट रहने वाले, थोड़े से आपको सिमिलर यहाँ पे लग सकते हैं, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए 4 यहाँ पे हम देख लेते हैं, दे शुड ट्रैक द यूजेस ऑफ ओटीसी मेडिकेशन। अब देखिए यहाँ पे सीधा हम कह सकते हैं जो एक तरह से फार्मासिस्ट होता है वे एक तरह से यहाँ पे क्या करे, ट्रैक करे किसको, यूजेस ऑफ ओटीसी मेडिकेशंस को। चलिए 5 यहाँ पे हम देख लेते हैं, द फार्मासिस्ट शुड प्रोवाइड ड्रग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन व्हाइल डिस्पेंसिंग ओटीसी ड्रग्स। जब एक तरह से फार्मासिस्ट क्या कर रहा है, ओटीसी मेडिकेशन को डिस्पेंसिंग कर रहा है किसके लिए, पेशेंट के लिए, तो जो हमारी एक तरह से वहाँ पे वो ओटीसी मेडिकेशन है हमारी दवाई है, तो उसके बारे में एक तरह से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा है किसको, एक तरह से पेशेंट को। चलिए और हम देख लेते हैं, द फार्मासिस्ट शुड एडवाइज द पेशेंट टू वेरीफाई द ड्रग्स एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं हमारी जो ड्रग है ओटीसी ड्रग है जिसको एक तरह से पेशेंट के लिए डिस्पेंसिंग की जा रही है, तो उसके जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं तो उसके बारे में एक तरह से क्या कर सकता है वो पेशेंट को बता सकता है। इफ़ दे आर टेकिंग मल्टीपल ओटीसी ड्रग, तो कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं एक तरह से मल्टीपल टाइप यानी बहुत ही टाइप की ओटीसी मेडिकेशन वहाँ पे खा रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कुछ हमारे फार्मास्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं कुछ दवाइयों में हमारे सेम हो जाते हैं, तो उसमें क्या हो सकता है ओवरडोज हो सकती है जिससे पेशेंट वगैरह को साइड इफेक्ट वगैरह देखने को मिल सकते हैं। तो उसके बारे में फार्मेसी एक तरह से मतलब वेरीफाई करे और एक तरह से पेशेंट को वहाँ पे
बता दें, जिससे वहाँ पे कोई साइड इफेक्ट वगैरह ना हो। देन चलिए यहाँ पे 7 पॉइंट हम देख लेते हैं। द फार्मासिस्ट शुड एडवाइज टू कॉन्टैक्ट डॉक्टर्स या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इफ एनी ड्रग शो सीवियर एडवर्स इफेक्ट। तो देखिए हमारे यहाँ पे सीधा कहने का मतलब है, मान लीजिए कोई पेशेंट एक तरह से OTC मेडिकेशन लेके जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, कुछ पेशेंटों को कुछ दवाइयाँ ज़्यादा ही सीवियर टाइप के एडवर्स इफेक्ट कोज कर देती हैं, तो उस कंडीशन में उस पेशेंट को हेल्थ केयर प्रोफेशनल यानी डॉक्टर वगैरह से कॉन्टैक्ट कर लेना चाहिए। इस तरह के एडवाइस फार्मासिस्ट के थ्रू यहाँ पे पेशेंट को दिया जाता है। चलिए यहाँ पे पॉइंट 8 हम देख लेते हैं। फार्मासिस्ट शुड अवेयर द पीपल अबाउट डिसएडवांटेजेस ऑफ OTC मेडिकेशन। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ये समझने वाला पॉइंट है। मान लीजिए आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, आप OTC मेडिकेशन लेने एक तरह से मेडिकल स्टोर या फार्मेसी वगैरह पे चले गए, तो क्या होता है, आपको ये नहीं पता होता है कितनी डोज के हिसाब से ली जानी है, एक तरह से क्या आपका बॉडी वेट है, क्या आपकी एज है, और कितनी डोज आपको वहाँ पे सही रहेगी उस बीमारी के सिम्टम्स के हिसाब से। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आप दवाई वगैरह को लेकर आ जाते हैं और साथ में क्या होता है, आप उसको खाते हैं, लेकिन कुछ टाइप के डिसएडवांटेजेस भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो एक तरह से फार्मासिस्ट है, तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह से अवेयर करे किसको, प्यूपिल को। एक तरह से हमारी जो कम्युनिटी के लोग वगैरह होते हैं यानी सोसाइटी के लोग वगैरह होते हैं, सभी को एक तरह से क्या करें, यहाँ पे अवेयर करें यानी जागरूकता अभियान वगैरह चलाए, जिससे एक तरह से वो बता सके डिसएडवांटेजेस ऑफ OTC मेडिकेशन। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं OTC मेडिकेशन इन इंडिया। आप देखिए इंडिया के अंदर OTC मेडिकेशन हमारी कौन कौन सी है, इनको डिटेल में यहाँ पे हम देखने वाले हैं। द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट और साथ में इसके रूल्स इन इंडिया आइडेंटिफाइड ड्रग इन सेवरल शेड्यूल्स। अब देखिए हमारा जो यहाँ पे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, इसको आई थिंक आपने फार्मेसी लैंड इथिक्स में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। तो जब ये एक्ट हमारे इंडिया के अंदर आया था, तो देखिए इस एक्ट के अकॉर्डिंग एक तरह से आइडेंटिफाई किया गया था किसको, ड्रग को, इन सेवरल शेड्यूल, यानी कुछ शेड्यूल हमारे बनाए गए थे जिनमें एक तरह से हमारी ड्रग को ये रख दिया गया था कि भाई ये ड्रग इस शेड्यूल के अंडर में आएगी, एक तरह से ये इसके अंडर में आएगी। जैसे कि यहाँ पे हम देख लेते हैं, ड्रग अंडर शेड्यूल H1 और साथ में शेड्यूल X शुड हैव लेबल डिक्लेयरिंग दैट दे आर ओनली टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन ए RMP प्रिस्क्रिप्शन। तो देखिए यहाँ पे सीधा हमारा कहने का क्या मतलब है, वो सारी दवाइयाँ, वो सारी हमारी ड्रग्स जो एक तरह से शेड्यूल H1 और साथ में शेड्यूल X के अंडर में आती हैं, उनके लिए एक तरह से एक लेबल डिक्लेयरिंग यानी घोषणा कर दी गई थी कि एक तरह से इन ड्रग को ओनली एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो एक तरह से ऐसा फार्मासिस्ट है जिसके पास अपना एक तरह से रजिस्ट्रेशन है, यानी एक तरह से वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, तो उसके एक तरह से प्रिस्क्रिप्शन के बिना एक तरह से दवाइयाँ किसी भी रिटेल के थ्रू यहाँ पे आपको नहीं दी जा सकती। यानी जैसे हमारी OTC मेडिकेशन होती है, आप उनको कहीं से भी ले लेते हैं, तो अगर हमारी ये ड्रग जो आप लेने जा रहे हैं, तो हमारी वो शेड्यूल H1 या शेड्यूल X में आ रही हैं, उनको एक तरह से आप एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना वहाँ पे नहीं ले सकते। चलिए इसमें और हम देख लेते हैं। अब देखिए हमारा जो पॉइंट है एक तरह से हमारी ये इसके अपोजिट रहेगा। तो यहाँ पे हमने देखा हमारे जो H1 और साथ में शेड्यूल X है, तो इसके अंदर हमारी जितनी ड्रग आ रही है वो एक तरह से रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर यहाँ पे नहीं ली जा सकती। लेकिन ये इसके अपोजिट यहाँ पे क्यों हो रहा है, वो सारी ड्रग जो यहाँ पे शेड्यूल H1 और साथ में शेड्यूल X के अंडर में नहीं आ रही है, उनको आप किसी भी फार्मेसी एक तरह से ड्रग स्टोर से बिना प्रिस्क्रिप्शन के ले सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे और हम देख लेते हैं, यहाँ पे शेड्यूल G मेडिकेशन। अब देखिए हमारा जो शेड्यूल G होता है, इसके अंदर जितनी हमारी मेडिकेशन ड्रग्स वगैरह आती हैं, तो एक तरह से इन ड्रग को जब आप लेते हैं तो इन पे एक तरह से क्वेश्चन होता है, यानी एक चेतावनी दी हुई होती है। अब ये चेतावनी हमारी क्या होती है, यूजिंग दिस प्रिपरेशन विदाउट मेडिकल सुपरविजन इज हार्मफुल। यानी इसका सीधा सीधा मतलब है, जो एक तरह से शेड्यूल G की आप मेडिकेशन ले रहे हैं, अगर आप उसको बिना मेडिकल सुपरविजन, यानी जो हमारे क्या होते हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर वगैरह होते हैं, हमारे डॉक्टर फिजिशियन वगैरह होते हैं, तो उनकी देखभाल के अलावा अगर आप इसको ले रहे हैं उनके बिना सुपरविजन यानी उनकी देखभाल के बिना, तो ये एक तरह से हार्मफुल हो सकती हैं। कुछ लोग होते हैं ना खुद एक तरह से डॉक्टर बन जाते हैं, तो आपको वहाँ पे कह सकते हैं नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये तो एक तरह से हमारी वो ड्रग हो गई जो शेड्यूल H1 या शेड्यूल X के अंडर में आ रही हैं, तो उनको बिना प्रिस्क्रिप्शन के हम नहीं ले सकते। जो इनके अंडर में नहीं आ रही है उनको हम ले सकते हैं। और यहाँ पे शेड्यूल G वाली ड्रग के लिए एक तरह से क्वेश्चन हमारे ये होता है। देन चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारी कुछ ड्रग्स। अब देखिए हमारी ये कौन सी ड्रग है, तो अभी तो हमने देखा हमारे जो शेड्यूल के अंडर में आ रही है, बिना शेड्यूल के आ रही है। अब यहाँ पे हम देखेंगे हमारी जो OTC मेडिकेशन है इंडिया के अंदर, जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप इनको ले सकते हैं, इनको यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो देखिए हमारे जो यहाँ पे सारी ही ड्रग रहेंगी। फार्माकोलॉजी में डिटेल में हमने इसको आपको बताया हुआ है, तो यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। जैसे फर्स्ट हमारे यहाँ पे एंटी अल्सर ड्रग आ जाती है। देखिए अल्सर हमारे क्या होता है, एक तरह से माउथ अल्सर वगैरह होता है, स्टमक अल्सर वगैरह होता है, ये हमारे होते हैं। तो इस कंडीशन में पेप्सिड वगैरह होगी, साथ में एक्सिड होगी या जेंटेक होगी, नॉर्मली आप किसी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी वगैरह से ले सकते हैं। यहाँ पे लेग्जेक्टिव एंड परगेटिव होगी, क्या होता है एक तरह से आपका जो मल होता है एक तरह से हार्ड वगैरह हो जाता है, उस कंडीशन में इनको ले सकते हैं। जैसे डलकुलेक्स हमारा कॉमन साल्ट है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, साथ में कोलेस हो या फिलेट वगैरह हमारे
हो जाते हैं। साथ में यहाँ पे पेन किलर ओटीसी ड्रग्स। अब देखिए पेन किलर सबसे ज़्यादा ओटीसी मेडिकेशन की फॉर्म में यूज़ की जाती हैं, जैसे हमारे कॉमन साल्ट है यहाँ पे आइबुप्रोफेन, साथ में नेप्रोक्सिन या एस्प्रिन। पीसीएम, देखिए पीसीएम, एस्प्रिन और आइबुप्रोफेन एक तरह से हमारे काफ़ी ज़्यादा कॉमन साल्ट है। आई थिंक आपने भी कभी कभी इनको यूज़ किया होगा। साथ में यहाँ पे हमारी एंटी डायरियल ड्रग्स आ जाती हैं, जैसे हमारा लोपिरेमाइड। अच्छा, यहाँ पे हमारे प्रोटोन पंप इनहिबिटर आ जाते हैं, जैसे हमारे एंटासिड्स वगैरह होते हैं। जैसे किसी बंदे को गैस वगैरह बनती है, क्या होता है गैस के कैप्सूल वगैरह ले आता है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं। जैसे ओमेप्राजोल काफ़ी कॉमन साल्ट है, विप्राजोल तो हमारे हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ हमारे मल्टीविटामिन जो एक तरह से मेडिकल स्टोर वगैरह से लेके यूज़ कर सकते हैं, हमारे वो होते हैं। आई ड्रॉप्स वगैरह हो गए, साथ में कॉन्ट्रासेप्टिव्स हो गए, तो ईजिली एक तरह से हमारे बिना प्रिस्क्रिप्शन के किसी मेडिकल स्टोर से मिल जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे और हम देख लेते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे एंटी हिस्टामाइन्स हो गया, तो इसमें हमारे यहाँ पे सिट्रेजिन हो गया, साथ में डाइफेनहाइड्रामाइन हो गया, और साथ में यहाँ पे लोरेटिडिन हो गया। चलिए इसमें और हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे टॉपिकल एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल क्रीम्स। अब देखिए नॉर्मल क्या होता है, आपको खुजली वगैरह हो रही है, एक तरह से क्या होता है इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, तो नॉर्मल क्या होता है मेडिकल स्टोर वगैरह से कोई भी आप ट्यूब वगैरह ले लेते हैं, उसको यूज़ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे क्लोट्रिमाजोल हो गए, कोनाजोल, तो एक तरह से दांत का खुजली सब एक तरह से यूज़ की जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे और हम देख लेते हैं एंटीटुसिवेंट एक्सपेक्टोरेंट। आपका एक तरह से जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, खांसी वगैरह इस तरह से जैसे हमारी दिक्कत होती है उसमें हम इनको दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लेस्टोसिन हो गया, साथ में यहाँ पे मोसिनेक्स हो गया, और यहाँ पे हमारा टोसिन हो गया, तो इस तरह से हम कह सकते हैं। अब देखिए एक तरह से हमारी जो यहाँ पे ये ओटीसी मेडिकेशन है, तो हमारी बहुत तरह की होती है, एक तरह से हम कह सकते हैं काफ़ी सारी हमारी ये होती हैं, तो ज़्यादा यहाँ पे लेंथी हो जाता है, इसलिए हमने ज़्यादा यहाँ पे नहीं लिखा है। आप इनको और भी लेंथी एक तरह से इनको पढ़ना चाहते हैं, अपने बुक वगैरह की हेल्प यहाँ पे दे सकते हैं। अब देखिए अभी तो हमने देखा एक तरह से हमारी इंडिया के अंदर ओटीसी मेडिकेशन कौन कौन सी होती हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे काउंसलिंग फॉर ओटीसी प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ पे सीधा कहने का मतलब है हमारे जो ओटीसी यहाँ पे मेडिकेशन है, तो उनके बारे में कुछ काउंसलिंग वगैरह हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे फार्मासिस्ट इंगेजमेंट इन नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन काउंसलिंग विल इम्प्रूव द पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेंजर्स एंड एडवांटेजेस ऑफ ओटीसी ट्रीटमेंट। तो देखिए इस तरह से हम समझेंगे, जैसे हमारे फार्मासिस्ट होते हैं, तो भाई एक तरह से वो तो वर्क करते हैं यहाँ पे ओटीसी मेडिकेशन के लिए। जब आप ओटीसी मेडिकेशन लेने जाते हैं तो जैसे वही इनको डिस्पेंस करते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, जो एक तरह से जनरल पब्लिक है एक तरह से जो ओटीसी मेडिकेशन लेने आ रहा है, तो फार्मासिस्ट यहाँ पे क्या कर सकता है, हमारे जो नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है तो इनके बारे में एक तरह से काउंसलिंग कर सकता है, सीधा बातचीत कर सकता है किससे, पेशेंट से जो एक तरह से मेडिकेशन लेने आ रहा है, और एक तरह से इम्प्रूव कर सकता है क्या चीज़, उनकी अंडरस्टैंडिंग, यानी यहाँ पे एक तरह से उनको समझा सकता है क्या एक तरह से डेंजर्स यानी डिसएडवांटेजेस और साथ में एडवांटेजेस हो सकते हैं ओटीसी ट्रीटमेंट, यानी ओटीसी ट्रीटमेंट ओवर द काउंटर मेडिकेशन लेके आप उनके थ्रू अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो सीधा कहने का मतलब एक तरह से अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करना किसकी, पब्लिक की, जो एक तरह से इन मेडिकेशन को खरीद रही है। देन चलिए इसमें और हम देख लेते हैं कि फार्मासिस्ट काउंसलिंग रिमाइंडर्स टू पेशेंट यूजिंग ओटीसी प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ पे सीधा कहने का मतलब है जो एक तरह से फार्मासिस्ट होता है वो एक तरह से याद दिला सकता है, ये एक तरह से एडवाइस दे सकता है किसको, पेशेंट को, किस बारे में, एक तरह से हमारे जो ओटीसी प्रोडक्ट है उनको अच्छी तरीके से यूज़ करने के बारे में। तो चलिए पॉइंट टू पॉइंट इनको यहाँ पे हम देख लेते हैं। फार्मासिस्ट शुड एडवाइस पेशेंट ऑन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ चोजन मेडिसिन इंक्लूडिंग डोज, डोजिंग इंटरवल्स, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसको हम समझते हैं, जैसे हमारे फार्मासिस्ट होते हैं तरह से शुड एडवाइस, उन्हें एक तरह से एडवाइस देना चाहिए किसको, पेशेंट को, ऑन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ चोजन मेडिकेशन। मान लीजिए किसी बंदे को प्रॉब्लम है, एक तरह से ओटीसी मेडिकेशन लेने क्या आ रहा है, फार्मेसी पर आ रहा है, तो एक तरह से जो दवाई उसने चूज़ की है, मान लीजिए उसने पीसीएम ले ली, तो यहाँ पे जो फार्मासिस्ट है वो एक तरह से एडवाइस दे एक तरह से इस पीसीएम को कैसे उसको लेना है, कितनी डोज में लेना है, एक तरह से डोजिंग इंटरवल। डोजिंग इंटरवल का सीधा मतलब होता है कितना गैप उसमें लेना है, जैसे सुबह शाम ले सकता है, देखिए सुबह में खाई, दोपहर में खानी है, 4 घंटे बाद, 3 घंटे बाद खानी है, कितना इंटरवल यानी गैप रखना है, साथ ही मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए इसमें सेकंड हम देख लेते हैं, फार्मासिस्ट शुड एडवाइस पेशेंट टू यूज केशन व्हाइल टेकिंग न्यूमरस ड्रग। अब देखिए यहाँ पे सीधा कहने का मतलब है, तो बहुत सारी हमारी ऐसी ड्रग होती है जिन पे एक तरह होती है, तो एक तरह से उनको वहाँ पे मतलब वो फॉलो करे, इस तरह का एडवाइस फार्मासिस्ट के थ्रू वहाँ पे दिया जाता है किसको, पेशेंट को, जो ओटीसी मेडिकेशन एक तरह से लेना आया है। साथ में फार्मासिस्ट शुड रिमाइंड पेशेंट टू कीप देयर प्राइमरी केयर फिजिशियन इन्फॉर्म अबाउट ऑल ड्रग्स दे आर टेकिंग। तो यहाँ पे सीधा कहने का मतलब है जो एक तरह से फार्मासिस्ट है शुड रिमाइंड, एक तरह से वो याद दिलाए किसको, पेशेंट को, टू कीप देयर प्राइमरी केयर। देखिए एक तरह से क्या होता है, कुछ हमारे प्राइमरी जो एक तरह से फिजिशियन को पहले दिखा लेते हैं, उसके बाद ओटीसी मेडिकेशन वगैरह ले रहे हैं, तो एक तरह से अपने जो वो फिजिशियन जिससे एक तरह से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, प्राइमरी केयर ले रहे हैं, तो एक तरह से उसको वहाँ पर इन्फॉर्म कर दे, एक तरह से बता दें कि एक तरह से ये ओटीसी मेडिकेशन हम ले रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, फिजिशियन को लग रहा है कि आप ये ड्रग दवाइयाँ वगैरह गलत ले रहे हैं, तो वो वहाँ पे आपको बता सकता है, या एक तरह से आप उसको बता के ले रहे हैं, तो एक तरह से वहाँ पे वो
सेफ रहेंगी। चलिए इसे 4 पॉइंट हम देख लेते हैं। फार्मासिस्ट शुड रिमाइंड पेशेंट नॉट टू टेक मोर देन दी प्रोडक्ट सजेस्टेड डोजेस। अब देखिए क्या होता है, जैसे फार्मासिस्ट कोई एडवाइस दे रहा है पेशेंट को कि इतनी डोज में आपको लेना है, तो वहाँ पे ये भी उसको एडवाइस दिया जाता है कि जितनी डोज आपको बताई गई है उतनी ही आपको लेनी है। ऐसे नहीं आप सोच रहे हैं 2 दिन की डोज 1 दिन ले लेता हूँ, 1 दिन में सही हो जाऊँगा, तो इस तरह से वो हरकत वहाँ पे ना करे, उसका मिसयूज़ ना करे। तो इसके बारे में एक तरह से फार्मासिस्ट के थ्रू उसको याद दिला दी जाती है, एक तरह से उसको बता दिया जाता है। तो देखिए हमारे यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है। देन चलिए इसके अंदर और यहाँ पे हम देख लेते हैं सेल्फ मेडिकेशन। अब देखिए सेल्फ मेडिकेशन आपको नाम से भी यहाँ पे पता चल रहा होगा, एक तरह से सेल्फ मेडिकेशन यानी खुद से दवाओं को लेना। अब खुद से हम किस तरह से लेते हैं, तो चलिए इस तरह से हम समझते हैं। मान लीजिए आप पेशेंट है, पेशेंट नहीं आप एक तरह से नॉर्मल है, तो आपको क्या हुआ, कुछ सिम्टम आने स्टार्ट हुए, आपको लग रहा है कि मुझे फीवर आ रहा है, इस तरह के मुझे सिम्टम आ रहे हैं। तो उस कंडीशन में आपने क्या किया, आपने सेल्फ अपने आप को डायग्नोसिस किया कि भाई मुझे ये सिम्टम आ रहे हैं, तो ये बीमारी मुझे हो सकती है। उस कंडीशन में आपने क्या किया, खुद से दवाइयाँ ली, एक तरह से अपनी इच्छा से आप किसी मेडिकल स्टोर फार्मेसी वगैरह पे गए, आप खुद से दवाइयाँ ले आए, खुद से एक तरह से आपने उनको खा लिया। अब ना ही तो आपने किसी फार्मासिस्ट या फिजिशियन या एक तरह से किसी भी कह सकते हैं डेंटिस्ट वगैरह, मतलब जैसे आपको बीमारी है उससे रिलेटेड आपने किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कोई भी सलाह नहीं ली है, खुद से आप वो थेरेपी ले रहे हैं, तो उनको यहाँ पर हम कहेंगे सेल्फ मेडिकेशन यानी खुद से अपना ट्रीटमेंट करना। अब देखिए फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन। अब देखिए डेफिनेशन वही सारा हमारे रहने वाले जो अभी हमने आपको बताया है। जैसे सेल्फ मेडिकेशन इज ए ह्यूमन बिहेवियर इन विच ए पर्सन सेल्फ एडमिनिस्टर थेरेपी फॉर मेडिकल और साथ में साइकोलॉजिकल इलनेस यूजिंग ए सब्सटेंस यानी ड्रग। अब देखिए यहाँ पे सीधा कहने का क्या मतलब है, तो सेल्फ मेडिकेशन क्या एक तरह से ह्यूमन बिहेवियर है, यानी चाहे तो वो खुद से दवाइयाँ ले सकता है, ये एक तरह से हो सकता है फिजिशियन वगैरह को दिखाए उससे ले ले, तो क्या एक तरह से ह्यूमन बिहेवियर है। इसके अंदर क्या होता है, ए पर्सन एक इंसान जिसको एक तरह से वो बीमारी वगैरह कुछ भी हो रही है, सेल्फ एडमिनिस्टर थेरेपी एक तरह से खुद से दवाइयों को एडमिनिस्टर करता है, फॉर मेडिकल और साथ में साइकोलॉजिकल इलनेस यानी एक तरह से मेडिकल साइकोलॉजिकल इलनेस कुछ भी उसको यानी बीमारी है उसमें, यूजिंग सब्सटेंस या ड्रग, तो भाई ड्रग का यूज़ कर लेता है एक तरह से अपनी साइकोलॉजिकल मेडिकल एक तरह से किसी भी इलनेस यानी बीमारी में, तो इस तरह से हम कह सकते हैं। देन चलिए इसमें सेकंड पॉइंट हम देख लेते हैं, इंडिविजुअल्स हु सेल्फ मेडिकेट चूज एंड यूटिलाइज ड्रग टू एड्रेस सेल्फ आइडेंटिफाई एलिमेंट्स, या एक तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पे सिम्टम्स। अब देखिए यहाँ पे सीधा कहने का वही मतलब है, कोई भी बंदा जो एक तरह से सेल्फ से खुद से आइडेंटिफाई कर रहा है अपनी बीमारी को, अपने सिम्टम्स को, वो साथ में एक तरह से सेल्फ मेडिकेट एक तरह से खुद से दवाई चूज कर रहा है, खुद से ले रहा है, तो एक तरह से हमारी सेल्फ मेडिकेशन के अंडर में हमारा वो आ जाएगा। आई थिंक आप इसको समझ रहे होंगे। देन चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रमोटिंग सेल्फ प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग सेल्फ मेडिकेशन। अब देखिए यहाँ पे इसका क्या मतलब है, तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं वो लोग जो एक तरह से खुद से अपनी बीमारी को पहचानते हैं, खुद से एक तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, एक तरह से खुद से मेडिकेशन को लेते हैं, तो यहाँ पे फार्मासिस्ट का एक तरह से क्या रोल होता है कि वहाँ पे प्रमोट करे, एक तरह से बताए, एडवाइस दे किसको, एक तरह से पेशेंट वगैरह को जो एक तरह से इनका यूज़ कर रहे हैं कि कैसे एक तरह से आप इनको अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं या कैसे आपको इनको यूज़ नहीं करना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे द प्यूपिल्स एक तरह से फार्मासिस्ट को यहाँ पे एडवाइस देनी चाहिए किसको, पेशेंट को, दैट इज़ नॉट गुड आइडिया टू ट्रीट सेल्फ विदाउट प्रॉपर नॉलेज। तो यहाँ पे फार्मासिस्ट एक तरह से एडवाइस दे सकता है किसको, प्यूपिल से, एक तरह से पेशेंट को जो एक तरह से आ रहा है दवाई वगैरह लेने के लिए, कि ये जो आप खुद से दवाइयाँ ले रहे हैं बिना प्रॉपर नॉलेज के, ये एक तरह से अच्छा आइडिया नहीं है। चलिए यहाँ पे सेकंड हम देख लेते हैं, द फार्मासिस्ट शुड आस्क सम की क्वेश्चंस रिलेटेड टू पेशेंट कंडीशन एंड मेडिकेशन हिस्ट्री। आप देखिए जब कोई बंदा एक तरह से कोई पेशेंट वगैरह है वो एक तरह से फार्मासिस्ट के पास में आ रहा है यहाँ पे दवाइयाँ वगैरह लेने के लिए, तो यहाँ पे जो फार्मासिस्ट होता है वो यहाँ पे कुछ की क्वेश्चन उससे पूछ सकता है जो हमारे एक तरह से पेशेंट की कंडीशन और एक तरह से जो दवाइयाँ उसने पहले ली हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे हो सकते हैं। तो कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें पेशेंट को कंडीशन तो कुछ मतलब इस तरह के जिसमें वो दवाइयाँ उसको नहीं लेनी चाहिए, लेकिन वही दवाइयाँ एक तरह से फार्मासिस्ट से वो ले लेता है, तो उसकी कंडीशन के बारे में पूछ सकता है और एक तरह से वो पेशेंट को वहाँ पे सलाह दे सकता है, आप ये नहीं ये वाली दवाइयाँ ले सकते हैं इस तरह से। साथ में जो उसकी मेडिकेशन हिस्ट्री है पहले से एक तरह से वो क्या खाता हुआ आ रहा है ये भी एक तरह से वो उससे पूछ सकता है, जो एक तरह से उसकी थेरेपी वगैरह में यूजफुल हो सकती हैं। चलिए यहाँ पे थर्ड हम देख लेते हैं, द फार्मासिस्ट एडवाइज द पेशेंट टू विजिट द डॉक्टर्स इफ सेल्फ मेडिकेशन इज इनइफेक्टिव। अब देखिए कुछ कंडीशन यहाँ पे क्या होती है, मान लीजिए कोई पेशेंट एक तरह से क्या कर रहा है मेडिकेशन तो लेके जा रहा है लेकिन वहाँ पे इनइफेक्टिव यानी कुछ इफेक्ट उनको वहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो सीधा जो फार्मासिस्ट होता है वो एक तरह से एडवाइस दे देता है किसको, वहाँ पे पेशेंट को, कि इस तरह कुछ कंडीशन आपको दिख रही है तो आप डॉक्टर वगैरह को एक तरह से दिखा सकते हैं जिससे पता वहाँ पे चल सके एक तरह से ये बीमारी वगैरह क्या, ये दवाइयाँ किस तरह से इसमें इफेक्ट करेंगी, इस तरह से हम कह सकते हैं। चलिए यहाँ पे 4 हम देख लेते हैं, द फार्मासिस्ट शुड पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी हेल्थ स्क्रीनिंग टू आइडेंटिफाई हेल्थ प्रॉब्लम एंड दोज ऑफ रिस्क। अब देखिए इस तरह से हम कह सकते हैं जैसे हमारे फार्मासिस्ट होते हैं यानी कम्युनिटी
फार्मासिस्ट होते हैं, तो उनको एक तरह से पार्टिसिपेट करना चाहिए यहाँ पे हेल्थ स्क्रीनिंग। देखिए क्या होता है हमारी जो कम्युनिटी हेल्थ स्क्रीनिंग, क्या होता है सोसाइटी वगैरह में कुछ हमारे कैंप वगैरह लाए जाते हैं, वहाँ पे जाँचें वगैरह की जाती हैं, तो उसमें जो फार्मासिस्ट एक तरह से वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, तो यहाँ पे उसको पता चल सकता है, एक तरह से आइडेंटिफाई कर सकता है वो हेल्थ प्रॉब्लम, किस तरह की प्रॉब्लम एक तरह से प्रेजेंट टाइम में देखने को मिल रही है, जिससे एक तरह से पता चल सकता है उनके रिस्क वगैरह के बारे में। तो ये एक तरह से क्या होता है अभी उसको पता चल जाएगा, तो एक तरह से पेशेंट वगैरह को, जब कोई पेशेंट आ रहा है तो वहाँ पे उसको पता रहेगा भी इस तरह कंडीशन सोसाइटी वगैरह में आ रही है, तो वहाँ पे उसको इफेक्टिवली तरीके से दवाइयाँ वगैरह दे सकता है। चलिए यहाँ पे 6 हम देख लेते हैं। द फार्मासिस्ट शुड ऑफर ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ड्रग्स। एक तरह से यहाँ पे जो फार्मासिस्ट होता है उसको यहाँ पे क्या करनी चाहिए, ऑफर करनी चाहिए कुछ इन्फॉर्मेशन जो एक तरह से दवाइयाँ वगैरह उनसे रिलेटेड होती है। देन चलिए यहाँ पे पॉइंट 7 हम देख लेते हैं। द फार्मासिस्ट शुड यूज एंड ए पेशेंट नीड। अब देखिए यहाँ पे सीधा कहने का मतलब है जो फार्मासिस्ट होते हैं एक तरह से उनको यूज़ करना चाहिए, साथ में एक तरह से हमारे जो डिफरेंट टाइप की सोर्सेज होती हैं इन्फॉर्मेशन की, उनका यहाँ पे मूल्यांकन वगैरह भी करना चाहिए, जिससे एक तरह से जो पेशेंट वगैरह की नीड है उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए वहाँ पे प्रोवाइड करा सकें। यहाँ पे पॉइंट 8 हम देख लेते हैं। द फार्मासिस्ट शुड मेंटेन कॉन्फिडेंटली रिगार्डिंग द पेशेंट कंडीशन। एक तरह से जो पेशेंट की कंडीशन, तो उसके रिगार्डिंग एक तरह से कह सकते हैं कॉन्फिडेंटली उसको वहाँ पे मेंटेन करना चाहिए, किसको, फार्मासिस्ट को। अच्छा यहाँ पे पॉइंट 9 हम देख लेते हैं। द फार्मासिस्ट शुड गिव देम गाइडेंस टू असिस्ट देम इन मेकिंग एडुकेटेड हेल्थ डिसीजन। देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं जो एक तरह से फार्मासिस्ट होते हैं उनको यहाँ पे देना चाहिए, एक तरह से गाइडेंस वगैरह देनी चाहिए, एक तरह से असिस्ट करना चाहिए किसको, पेशेंट वगैरह को, जिससे एक तरह से उनको एडुकेटेड वगैरह किया जा सके, जिससे एक तरह से अपनी हेल्थ से रिलेटेड अच्छे डिसीजन वहाँ पे वो ले सकें। चलिए यहाँ पॉइंट 10 हम देख लेते हैं। द फार्मासिस्ट शुड कंसीडर द कंडीशन ऑफ पेशेंट। इफ पेशेंट इज नॉट प्रेजेंट ही शुड आस्क अबाउट द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट। तो मान लीजिए आप एक तरह से दवाई वगैरह लेने जा रहे हैं, मेडिकेशन वगैरह लेने किसी फार्मासिस्ट के पास में, तो जो एक तरह से फार्मासिस्ट है वो एक तरह से पहले कंसिडर करना चाहिए उसको आपकी कंडीशन के बारे में, और मान लीजिए आप किसी और की दवाई लेना है, एक तरह से पेशेंट वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, फार्मासिस्ट को एक तरह से पूछना चाहिए किसके बारे में, सिम्टम्स ऑफ पेशेंट, जिस पेशेंट के लिए आप दवाई लेके जा रहे हैं उसके सिम्टम्स किस तरह के, तो इस तरह के क्वेश्चन फार्मासिस्ट आपसे कर सकता है। तो सीधा हमारा कहने का मतलब एक अच्छी थेरेपी, एक अच्छा ट्रीटमेंट आपको मिल सके आप जो ओटीसी मेडिकेशन ले रहे हैं उनके थ्रू। तो एक तरह से जो फार्मासिस्ट होता है वो एक तरह से उसी के ऊपर काउंसलिंग पॉइंट, कुछ एक तरह से बातचीत पेशेंट से करता है, अच्छे एडवाइस वहाँ पे देता है, कुछ सलाह देता है, जिससे आप अगर खुद से दवाइयाँ ले रहे हैं, सेल्फ मेडिकेशन ले रहे हैं, तो अच्छा यूज़ आप उनका कर सके, जिससे एडवर्स इफेक्ट वगैरह आपको कम मिले, इफेक्ट आपको ज़्यादा मिले। वो इसकी जो डेफिनेशन है हमने हिंदी प्लस इंग्लिश में भी यहाँ पे लिखी हुई है, यानी सेल्फ मेडिकेशन की। तो देखिए आपका जो टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे यूनिट है, तो इस यूनिट के अंदर देखा जाए तो हमने यहाँ तक आपका सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। तो हमारे जो यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर रहेगा उसमें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जितना हमारे यहाँ पे मटेरियल बचा हुआ है। तो आई थिंक आप पूरे ही लेक्चर बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ आया होगा, पूरे ही टॉपिक से रिलेटेड। आपको कोई भी डाउट रह जाता है आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब आपको वीडियो लेक्चर कैसे लगा हमें कमेंट करके बताएं। आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स साथ शेयर करें, एंड आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।